तो दोस्तों कैसे आप सब, मैं ऐसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है विशाल और मैं अपने पढ़ाई करने के साथ साथ आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर का दोस्तों हमने कुछ हेडिंग जो है पक्का कर लिए थे। जैसे हमने दोस्तों कल पढ़ा था परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या है, कैसे इसका उदाहरण बनता है, इन सभी चीजों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। यानी ये वीडियो का है पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है इस वाले चैप्टर का। और आज हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या है, आप रासायनिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है। यानी आज हम इन टॉपिक को क्लियर करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में मैं बताऊंगा दोस्तों। आपको बस वीडियो देखते ही पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हाँ आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, वरना आप लोग चैनल पर जाकर हमारा पार्ट 1 देख लें। और ये है वीडियो का पार्ट 2। तो चलिए फटाक से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पहले हेडिंग की तरफ, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसके कैसे उदाहरण हैं और आप इसे एकदम आसान भाषा में कैसे सीख पाएंगे, चलिए मैं बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण बता दूं। जैसे दोस्तों दूध का फट जाना, यहां पर जैसे मैं मान लो यहां पर दूध का फटना यह भी हो सकता है। और दोस्तों हो सकता है दूध से दही बनना, वही दूध को जब हम मतलब उसमें जब हम नींबू थोड़ा खट्टा चीज डाल देते हैं तो दोस्तों क्या बन जाता है, हमारा दही बन जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दूध से दही बन पा रहा है लेकिन दही से दूध नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया से दूध का फटना, दहन। अब दहन मतलब क्या होता है आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, दहन है क्या। तो दहन का मतलब होता है जलना। जैसे जब आप लकड़ी को जला देंगे वह राख बन जाएगा, तो क्या राख से आप पुनः दोबारा लकड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर एक उदाहरण हमारा और भी बनता है, क्या दहन में उदाहरण बनता है लकड़ी का जलना। यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा लकड़ी का जलना। या दोस्तों क्या है, लकड़ी का जलना क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इसके बाद में दोस्तों एक उदाहरण और ले लेते हैं, क्या, जैसे लोहे का जंग लगना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, जंग लग जाना, यहाँ पर हो गया जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। यह भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये तो थे उदाहरण। अब आपसे कोई पूछ ले इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, यानी इसका परिभाषा कैसे लिखना है, तो चलिए मैं आपको अब परिभाषा लिखवा देता हूं कि इसका परिभाषा कैसे लिखना। तो दोस्तों अब चलिए समझते हैं कि इसका परिभाषा कैसे लिखना है। तो ये है इसका परिभाषा। दोस्तों मैं जितना आसान हो सकता था उतना आसान इसका परिभाषा बनाया है। कैसे, जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक संगठन यानी उसका रूप अवस्था के साथ साथ उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाता है। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास लकड़ी था तो क्या वहां पर भी लकड़ी है, नहीं। जब लकड़ी को आप जला दिए तो क्या बन गया, राख बन गया, यानी था लकड़ी बन गया राख। और दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ भी बन जाता है। जैसे जब लकड़ी को जला दिया गया तो राख क्या है, एक नया पदार्थ बन गया। तो यहाँ पर तो हमारा परिभाषा बन रहा है, जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कैसे, जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण तो वही हो जाएगा, क्या, उदाहरण में आपको क्या लिखना है, उदाहरण में आपको लिखना है दूध का फट जाना, लकड़ी का जलना। ये सभी उदाहरण कैसे उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। और ये जो लकड़ी का जलना है ये दोस्तों एक प्रकार से दहन हो रहा है। तो ये हमारा था रासायनिक अभिक्रिया, ये उसका परिभाषा रहा, ये उसके एग्जाम्पल रहे।
अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में भी आप लोगों को समझने की जरूरत होगी, इतना आसान भाषा में लिखा हुआ है। बस क्या लिखा हुआ, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। क्या, जब किसी रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। बस तो दोस्तों अब आप लोगों को अच्छी तरीके से रासायनिक अपक्रिया समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है रासायनिक समीकरण। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में ये वाला पॉइंट अच्छे से नहीं क्लियर किया तो आपका दोस्तों हो सकता है नंबर कट जाए बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझिएगा। दोस्तों अभी हमने समझा रासायनिक अपक्रिया क्या है, लेकिन ये है रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक अपक्रिया तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन में जब परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है रासायनिक समीकरण। तो चलिए अब समझेंगे रासायनिक समीकरण है क्या। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में इसके कुछ उदाहरणों को समझेंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन कैसे बनेगा, चलिए बताता हूं। इसे लिखना है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे, जैसे दोस्तों मैं मान लूं यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे यहां पर मैं लिख दूं मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, तो मैग्नीशियम Mg और इसके साथ ऑक्सीजन O2 के साथ, यानी मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, तो क्या बनेगा, MgO बनेगा। क्या बनेगा, MgO बनेगा। अब यहाँ पर इसको तो मैं ये भी लिख सकता था, हिंदी में ऐसे लिख सकता था कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। अब इसे तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को, अभिकारक उन्हें कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये क्या है, अभिकारक है, और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। यानी मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, इसे मैंने ऐसे ना लिखा, इसको मैंने कैसे लिखा, रासायनिक समीकरण में लिखा। यही हमारा रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण में कैसे रासायनिक समीकरण है, यानी मैग्नीशियम को हमने इस प्रकार से लिखा और वायु को इसे, यानी इसमें जो अभिकारक थे उनको हमने कैसे प्रदर्शित किया, सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया, उनका हमने नाम नहीं लिखा। जैसे हमने यहाँ पर वायु की जगह पर यानी ऑक्सीजन की जगह पर O2 लिख दिया और मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया। यानी हमने क्या किया है, इस रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया है, यानी सूत्रों से दिखाया है। तो इसका परिभाषा द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यही था हमारा दोस्तों रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल। अब चलिए इसको मैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे से लिखकर समझाता हूं कि रासायनिक समीकरण का आप लोगों को परिभाषा कैसे लिखना है। अच्छे से दोस्तों मैं लिखाऊंगा, आप लोग हो सके तो इसका आप लोग नोट भी बना सकते हैं, वरना दोस्तों मैं इसका आप लोगों को नोट्स भी उपलब्ध करा दूंगा। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं इसका परिभाषा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक को, क्या लिखेंगे, अभिकारक को। और अभिकारक किन्हें कहते हैं, जो उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अब क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, भाग लेने वाले अभिकारकों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बन गया इसका दोस्तों जो है
पूरा डिफिनेशन बन गया, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये था इसका परिभाषा, बहुत ही आसान परिभाषा है। इसे दोस्तों मैंने खुद ने बनाया है, इसे अपने कॉपी से इसे उठाकर यहाँ पर लिखवाया है। कैसे, चलिए समझिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। वही हुआ जैसे मैं लिख सकता था मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना, लेकिन हमने क्या लिखा यहाँ पर, सूत्रों से उसे दर्शाया। कैसे दर्शाया, Mg+O2, यहाँ पर एरो लगा दिया और बना दिया MgO। लेकिन दोस्तों ये समीकरण कैसा समीकरण है, एक असंतुलित समीकरण है। तो यहाँ पर इसे हम संतुलित कैसे करेंगे, चलिए करके बताता हूं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके पास तो 2 वो है, लेकिन इसके पास क्या है, केवल और केवल 1 वो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से गुणा मार देंगे। आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा कि x प्लस जो y होता है, x+y, इसके साथ यदि हमें 2 का गुणा करना है तो ब्रैकेट लगा देते हैं और 2 से गुणा मार देते हैं। वही हमने यहाँ पर भी किया है। अब ये जो है, अब ये जो 2 का गुणा है x के साथ भी है और इस 2 का गुणा y के साथ भी है। तो इसी प्रकार से इस 2 का गुणा मैग्नीशियम से भी है और इस 2 का गुणा ऑक्सीजन से भी है। तो यहाँ पर ये बन गया 2MgO। तो इसके पास 2 वो था, इसके पास भी 2 वो हो गया, लेकिन इसके पास तो केवल 1 Mg है, यहाँ पर तो 2 Mg हो गया, 2 के साथ गुणा होके, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। यानी इसका उदाहरण यही था। इसका उदाहरण बना मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। तो अब ये कैसा समीकरण है, बराबर हो गया। कैसे, यहाँ पर 2 Mg, यहाँ पर भी 2 Mg, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी ये संतुलित हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन आपको अभी इस पर ध्यान देना है, इसके परिभाषा पर। अभी दोस्तों इसके बाद में एक वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आप तक जल्द पहुंचे और आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट जाके देख लें और रासायनिक समीकरण तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला और लास्ट पॉइंट क्या था, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। यानी आप रासायनिक समीकरण लिख रहे थे, अभी मैंने लिखा था Mg+O2, तीर लगाया था, उसके बाद में लिखा था 2MgO। तो उसे मैंने कैसे लिखा, उसी को लिखने का यहाँ पर नियम लिखा हुआ है। यानी आप रासायनिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए समझिए। नियम नंबर फर्स्ट, यहाँ पर क्या है, किन्हीं 2 अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव कैसा चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, धन का चिन्ह लगाया जाता है। कहां पर, अभिकारकों और उत्पादों के बीच। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था A+B = यहाँ पर हमारे पास ये जो A है ये B है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ भी बन जाए, AB बन जाए, यहाँ पर ये उत्पाद बन गया। अब ये पहला अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है और ये उत्पाद है। ये क्या है, उत्पाद है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ये उत्पाद है और ये पहला अभिकारक है, ये दूसरा अभिकारक है। और दोनों अभिकारकों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। यानी सबसे पहले ध्यान देना है कि इन 2 अभिकारकों या उत्पादों, अब यहाँ तो अभिकारक था, यहाँ पर लगा दिया। अब हो सकता है कि उत्पाद भी 2 निकल कर आ जाए। जैसे यहाँ पर A भी था तो यहाँ पर भी A अलग आ जाए, B अलग आ जाए, तो यहाँ पर भी हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं। यानी 2 अभिकारक रहेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा। और यदि उत्पाद भी 2 हमारे पास आते हैं तो वहां पर भी यही धन का चिन्ह लगा देंगे बीच में। तो ये हमारा था पहला नियम। उसके बाद में दूसरा, अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाएं ओर लिखा जाता है। अभिकारक, ये है हमारे अभिकारक और ये किस तरफ है, बाईं तरफ है। और उत्पाद किस तरफ है, दाएं तरफ है। तो इसी प्रकार से अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। हमेशा आप ये नहीं कर सकते उत्पाद यहां पर लिख दो, अभिकारक यहां पर लिख दो, बीच में प्लस लगा दो, वो आपका गलत तरीका है। सही तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है कि
अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाएं ओर लिखा जाता है। उसके बाद में है अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। कैसा तीर? ऐसा तीर लगाया जाता है, ये वाला तीर, ऐसा तीर लगाया जाता है। कैसा तीर? ऐसा तीर लगाया जाता है। अब आप ऐसे बना दोगे गलत हो जाएगा, ऐसे बना दोगे गलत हो जाएगा। कैसे बनाना है? ऐसे तीर बनाना है, ऐसे प्लस का चिन्ह लगाना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए किन्हीं दो अभिकारकों के बीच या दो उत्पादों के बीच धन का चिन्ह लगाया जाता है, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है और अभिकारकों को बाईं ओर तथा उत्पादों को दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद में है अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है, त्रिशूल का नहीं, तीर का, ये वाला निशान लगाया जाता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, सभी चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।